बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव कैसे बनाने हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है। In the future indefinite tense, both active and passive voice are used to describe actions or events। वो कहता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दोनों, चाहे वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, इसको इस्तेमाल किया जाता है एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट विल हैपन एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जो कि मुस्तकबिल में एक किसी भी नुक्ते पर, किसी भी पॉइंट पर हैपनिंग होने वाले हैं, वाक़ई होने वाले हैं। इट इंडिकेट्स अ डिसीजन, ये किसी डिसीजन को इंडिकेट करता है, किसी डिसीजन की तरफ इशारा करता है। प्रिडिक्शन, किसी प्रिडिक्शन की तरफ इशारा करता है कि हम जैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फॉरकास्ट कर लेते हैं, पेशगोई कर लेते हैं। और प्लान या फिर किसी मंसूबे के बारे में इंडिकेट करता है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के, दैट हैज़ नॉट येट अकर्ड, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, वो कहते हैं कि दोनों को इस्तेमाल किया जाता है इवेंट्स या फिर एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर वाक़ई होने वाले हैं, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। और ये क्या करता है, किसी डिसीजन, प्रिडिक्शन या फिर प्लान, किसी भी चीज़ के प्लान के बारे में इंडिकेट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। दैट हैज़ नॉट येट अकर्ड, जो कि अभी तक वाक़ई नहीं हुए हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। इन द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसमें क्या करता है कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मुताबिक आप लगाते हैं विल या फिर शैल। अगर आपके पास सब्जेक्ट में है आई या फिर वी, तब तो आप लगाएंगे शैल। अदरवाइज़ इन दो सब्जेक्ट्स या प्रोनाउंस के अलावा जितने भी प्रोनाउंस या नाउन्स होंगे उन सब के साथ आप विल पुट करेंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद आप वर्ब लगाते हैं और वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, और फिर एट द एंड आप क्या पुट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है इसका, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके मुताबिक विल या फिर शैल लगाया, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और एट द एंड आपने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में पहली जो एग्जांपल है वो है ही विल प्ले द हॉकी, वो हॉकी खेलेगा। ठीक है, हमने ही सब्जेक्ट के मुताबिक विल लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्ले, और एट द एंड हमने क्या लगाया, हॉकी। ही विल प्ले द हॉकी, वो हॉकी खेलेगा। आई विल टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना वर्जिश ज़रूर करूँगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि आई या फिर वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। बट इन नेसेसरी केसेस, जहाँ पर कोई ज़रूरी बात की जाए या ज़रूर का जिक्र हो जाए कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, देन आप विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, विल पुट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आई के साथ विल को पुट किया। अब इसका मतलब क्या बनता है कि मैं ज़रूर एक्सरसाइज करूँगा, रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर। ठीक है, शैल की जगह पे मैंने विल पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, दे विल प्ले फुटबॉल ऑन एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलेंगे, वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, दे के साथ विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, एंड ऑन एवरी वीकेंड ये आप एडवर्ब कंसीडर कर लें, तो ये आप एट द एंड ही लगाते हैं। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस। अब देख लेते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है। एक्टिव वॉइस में क्या था कि उसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट। और जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है बिकम्स द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपने पुट किया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ये वो है। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने विल या फिर शैल का जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है।
ऑब्जेक्ट अगर आई या फिर वी होगा तो आपने शैल लगा देना है, अदरवाइज़ आपने विल लगा देना है। लेकिन अगर ज़रूर का जिक्र आ जाए तो आपने शैल की जगह पे विल और विल की जगह पे शैल लगा देना है। उसके बाद आपने लगाना है बी और उसके बाद आपने लगाना है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आपने लगाना है बाय, और बाय के बाद आपने लगा देना है सब्जेक्ट। और अब ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। और हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, वो बिकम्स द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर में बन चुका है, स्टार्ट में देखें ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है। और सब्जेक्ट हमेशा हम फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले पुट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में हमारे पास था कि ही विल प्ले द हॉकी, ऑब्जेक्ट था हॉकी, यहाँ पे सब्जेक्ट बना है द हॉकी, और हॉकी के मुताबिक हमने क्या लगाया? विल। द हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम, द हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता चलूँ। देखिए पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो विल शैल के साथ तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो अब वो फर्स्ट फॉर्म हम किसकी यूज़ करेंगे? वो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे बी की, ठीक है। हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद होता है वर्ब के तौर पे, और वो होता है बी। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसके साथ आईएनजी पुट करके इसको बीइंग बना देंगे, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस हम करते हैं। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जैसे हैज़ और हैव के साथ या हैड के साथ हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई, बीन लगाई, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब चूँकि यहाँ पे विल शैल था और विल शैल के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म ही लगा दी, तो विल बी या फिर शैल बी, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो कि पैसिव की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारे पास एक्टिव क्या था? ही विल प्ले द हॉकी। यहाँ पर क्या बना है? द हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम, हॉकी उससे खेली जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी? दूसरा सेंटेंस देखना है। दूसरे सेंटेंस में एक्टिव में पिछली स्लाइड में हमारे पास क्या था कि आई विल टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सरसाइज विल बी टेकन बाय मी, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मी, आई माई मी, ठीक है। एक्सरसाइज विल बी टेकन बाय मी डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम ऑन एवरी वीकेंड। आप ये देखें कि हमारे पास एक्टिव वॉइस क्या था? एक्टिव वॉइस हमारे पास था कि दे विल प्ले फुटबॉल ऑन एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? फुटबॉल आपका सब्जेक्ट बना, उसके मुताबिक आपने विल लगाया, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाई। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? देम। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम ऑन एवरी वीकेंड, हर हफ्ते उनसे फ़ुटबॉल खेली जाएगी, ठीक है, खेली जाएगी। ऊपर पहली एग्जांपल की उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी कि हॉकी उससे खेली जाएगी। नीचे है कि एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे की जाएगी, और यहाँ पे क्या है कि उनके ज़रिए फुटबॉल उनके ज़रिए खेली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव ये दो तरीके होते हैं सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी किस्म के होते हैं। देखें जब हमने पैसिव बनाना है ना तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, चलें देखते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, जो कि वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल है द ग्रैंड मदर विल टेल अस द स्टोरी, कि दादी जान हमें कहानी सुनाएंगी। वर्ब क्या है? टेल, सुनाएंगी, बताएंगी। क्या बताएंगी? स्टोरी बताएंगी। तो डायरेक्ट लिंक उसके साथ क्या कर रहा है? वर्ब के साथ, द स्टोरी। तो द स्टोरी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे सुनाएंगी? अस, हमें, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है दैट रिसीव्स द बेनिफिट और इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब के एक्शन का बेनिफिट हासिल करता है या फिर
वर्ब के एक्शन से अफेक्ट हो रहा होता है, उससे असरअंदाज हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड मदर विल टेल अस द स्टोरी। अब यहाँ पे देखें वर्ब है हमारे पास टेल, सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी? द स्टोरी। वो हम पढ़ चुके हैं कि वो डायरेक्ट है। किसे सुनाएंगी? इनडायरेक्टली। कौन कनेक्टेड है वर्ब के साथ, या बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है? हम। अफेक्ट कौन हो रहा है? हम। तो इसमें हम क्या होंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो चलें अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक वर्कशीट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस दिए गए हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के। अब उनके पैसिव कैसे बनाए जाएं आइए देखते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस एग्जांपल्स के पैसिव बनाने हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, शी विल टीच इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ाएगी, वो अंग्रेज़ी पढ़ाएगी, ठीक है। अब इसमें शी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, हमने यही पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट में लगा देना है, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है वो स्टार्ट में लगा देना है। वो क्या है? इंग्लिश। विल बी, इंग्लिश विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, टॉट। इंग्लिश विल बी टॉट बाय हर, शी, हर, हर। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हर। इंग्लिश विल बी टॉट बाय हर। नंबर सेकंड पे आपके पास एग्जांपल मौजूद है, दे विल नॉट राइट लेटर्स एवरी डे। वो हर रोज़ ख़त नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लेटर्स विल नॉट बी रिटन बाय देम एवरी डे। हर रोज़ उनसे खतूत या ख़त नहीं लिखे जाएंगे। विल नॉट बी, ठीक है। जब नेगेटिव होगा तो आपने विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय देम एवरी डे, ओके। नंबर थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, ही विल फिक्स कार्स इन द गैराज। वो गैराज में कार्स को फिक्स करेगा, कार्स को ठीक करेगा। कार्स विल बी फिक्स्ड बाय हिम इन द गैराज। गैराज में कार्स उसके ज़रिए ठीक की जाएंगी, ठीक है। कार्स विल बी फिक्स्ड बाय हिम इन द गैराज। नंबर फोर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, द टीचर विल नॉट एक्सप्लेन द लेसन। उस्ताद जो है वो लेसन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। द लेसन विल नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। लेसन उस्ताद के ज़रिए वाज़े या वजाहत नहीं की जाएगी, या एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। पैसिव में क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। नंबर फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास है, शी विल ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। वो सुबह में कॉफ़ी पिएगी। कॉफ़ी विल बी ड्रंक बाय हर इन द मॉर्निंग। कॉफ़ी सुबह में उससे पी जाएगी। विल द शेफ़ नॉट प्रिपेयर द फूड। क्या शेफ़ खाना तैयार नहीं करेगा? आप देखें क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो आपने विल या शैल को स्टार्ट में पुट करना है। विल द फूड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़। क्या शेफ़ के ज़रिए खाना तैयार नहीं किया जाएगा? अब इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है उसके मुताबिक आपने विल शैल लगाना है, ठीक है। जो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसके मुताबिक आपने विल शैल पुट नहीं करना, ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 7, शी विल रीड द बुक एवरी नाइट। वो हर रात को किताब पढ़ेगी। द बुक विल बी रेड बाय हर एवरी नाइट। हर रात को किताब उससे पढ़ी जाएगी। द बुक विल बी रेड, ये रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म है, रेड विल बी रेड बाय हर, ठीक है। इसको रीड नहीं पढ़ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है रेड। स्पेलिंग वही रीड वाले हैं बट इसको प्रोनाउंस रेड किया जाता है। सेकंड फॉर्म को भी रेड प्रोनाउंस किया जाता है और थर्ड फॉर्म को भी रेड प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, माई मदर विल सेंड अ लेटर। मेरी अम्मी एक लेटर, एक ख़त सेंड करेंगी, भेजेंगी। अ लेटर विल बी सेंट बाय माई मदर। एक ख़त जो है वो मेरी अम्मी के ज़रिए भेजा जाएगा। द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द होमवर्क। बच्चे या तलबा जो है वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। द होमवर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। होमवर्क स्टूडेंट्स से या स्टूडेंट्स के ज़रिए कंप्लीट किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 10 है, लास्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, द मेड विल नॉट क्लीन द हाउस। मेड घर साफ़ नहीं करेगी। द हाउस विल नॉट बी क्लीन्ड बाय द मेड। घर मेड के ज़रिए साफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल्स कुछ हमारे पास जिसमें हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट किए हैं यूजिंग फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट so you may get the updates. See you in the next video soon. Take care and goodbye.